हेलो एंड वेलकम स्मार्ट लर्नर्स, वेलकम टू विवेक सर क्लासेस। हम कर रहे थे क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 1। अगर आपने पहली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। और हमने लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस किया था कि वेरिएशंस क्या होती हैं, वेरिएशंस कैसे एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। और हमने देखा था कि सिचुएशनल फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा रेलेवेंट है एज़ कम्पेयर टू हमारे पर्सनल फैक्टर्स, बिकॉज सिचुएशनिज्म का इम्पैक्ट होता है। इन्हीं रीजंस की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने बात की थी एट्रीब्यूट्स की। हमने 5 एट्रीब्यूट्स ब्रीफली डिस्क्राइब किए थे, ब्रीफली डिस्कस किए थे। और हमने उसमें एक लाइन पढ़ी थी कि एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए या एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन डराइव करने के लिए हम असेसमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो आज हम असेसमेंट्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। आज हम असेसमेंट्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या ऐसी असेसमेंट्स हैं, क्या क्या उसके टाइप्स हैं। ठीक है, सो असेसमेंट का मतलब क्या है कि बेसिकली हम एक इंडिविजुअल को इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसको एक पैरामीटर पे जज कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि उस इंडिविजुअल का लेवल जो है वो कहाँ लाई करता है। राइट। सो अगर हम बात करें, आपने असेसमेंट वर्ड्स जो हैं अपने स्कूल के कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा सुने होंगे, समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो उसमें बेसिकली आपके जो है जो वो असेसमेंट्स हैं उसमें बेसिकली आपका जो है लेवल ही तो चेक किया जाता है कि आप किस लेवल पे लाई कर रहे हैं। जो भी आपको अब तक पढ़ाया गया है, जो भी आपकी अब तक की लर्निंग्स रही हैं, उस हिसाब से आप किस पैरामीटर पे, किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो असेसमेंट का मतलब होता है टू इवैल्यूएट और टू जज एन इंडिविजुअल ओवर अ पर्टिकुलर थिंग। ओके, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं एट्रीब्यूट की। सो दे आर इट इज द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। असेसमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेप है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए, एंड इट इज द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल के ही मेजर करेंगे, एंड देयर इवैल्यूएशन ऑफन यूजिंग मल्टीपल मेथड्स। अब कोई एक मेथड ऐसा नहीं है जो हम सबके लिए अप्लाई कर दें, या कोई एक मेथड इतना जो है कारगर नहीं है कि हम उससे ही सारे एस्पेक्ट्स को असेस कर लें। ठीक है, सो हमें क्या करना है? डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करना है, डिफरेंट टूल्स को यूज करना है इन ऑर्डर टू जज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या वो सिर्फ थर्मामीटर लगा करके ही सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको दे देता है? नहीं ना। सो वो भी डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करता है, डिफरेंट टूल्स को यूज करता है। अगर टेस्ट करवाने की जरूरत है तो वो टेस्ट करवाएगा, अगर कोई फिजिकल एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो उस अकॉर्डिंग असेस करेगा, उस अकॉर्डिंगली उस चीज को देखेगा। राइट। तो सिमिलरली हम भी क्या करते हैं? मल्टीपल मेथड्स को इन्वॉल्व करते हैं हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ असेसमेंट। देयर आर सम फॉर्म ऑफ फॉर्मल असेसमेंट्स एंड अदर आर इनफॉर्मल असेसमेंट्स। फॉर्मल असेसमेंट का क्या मतलब हुआ? फॉर्मल मतलब जो कि बिल्कुल एक प्रॉपर मैनर में है, बिल्कुल नीट, टाइडी, ऑर्गेनाइज्ड, इन शेप। राइट। एंड इनफॉर्मल जो थोड़ा सा हेयर एंड देयर हो सकता है, जिसमें इतनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसमें इतना सलीकपन नहीं है। ठीक है, सो फॉर्मल असेसमेंट क्या होगी? ऑब्जेक्टिव होगी नेचर में। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए सेम। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो सब के लिए सेम हो। राइट। ऑब्जेक्टिव मतलब अगर कोई टूल जो है वो ऑब्जेक्टिव है, उसका मतलब ये है कि वो उसके सेट ऑफ क्वेश्चंस, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सबके लिए सेम रहेंगे, या असेसमेंट का जो तरीका है वो सबके लिए सेम रहेगा। जो प्रोसीजर है, जो उसकी स्कोरिंग है, जो उसका एनालिसिस है, वो सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद इट इज स्टैंडर्डाइज मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी स्कोरिंग का तरीका बिल्कुल सेम है। आपने जैसे अपने स्कूल्स में साइकोलॉजिकल टेस्ट प्रैक्टिकल में परफॉर्म किए होंगे। ठीक है, तो उसकी एक मैनुअल होती है, मैनुअल में टेबल्स होते हैं, नॉर्म्स टेबल होते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी स्कोरिंग करते हैं। ठीक है ना। तो और जब हम उसको कंडक्ट कर रहे हैं तो हम सबको सेम टाइप ऑफ असेसमेंट ही दे रहे हैं, सेम टाइप ऑफ टेस्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को अलग ऐसा नहीं करते हैं। राइट। सो जो स्टैंडर्डाइज का मतलब है, इसका मतलब ये है कि उसमें जो है हम
एक प्रॉपर मैनर फॉलो करेंगे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रॉपर मैनर है वो फॉलो करेंगे, प्लस साथ साथ स्कोरिंग भी एक ही तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा फेवरेट है मैं उसको ज़्यादा मार्क्स दे रहा हूँ और कोई जो है मेरा फेवरेट नहीं है उसको मैं कम मार्क्स दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड है उसको जो है हम अबाइड कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग कर रहे हैं। और लास्टली कि वो स्टैंडर्डाइज है इसलिए वो ऑर्गेनाइज्ड भी होगा। जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी अरेंज्ड होंगे सीरियल ऑर्डर में। ऐसा नहीं है कि पहले कोई कुछ दे रहे हैं या पहले कोई सा भी क्वेश्चन दे रहे हैं एंड देन वी आर पुटिंग अप नेक्स्ट, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पहले ऑर्गेनाइज्ड एक सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी अरेंज करके रखते हैं और उसके बाद हम इंडिविजुअल को परफॉर्म करने के लिए या उसको आंसर करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कहना भी सही है कि अगर एक टेस्ट स्टैंडर्डाइज है तो वो ऑब्जेक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड है दैट्स व्हाई इट इज स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। तो दोनों बातें कहना वाइस वर्सा इज करेक्ट। अब बात होती है इनफॉर्मल टाइप ऑफ असेसमेंट्स की। इनफॉर्मल असेसमेंट क्या हो गए? इनफॉर्मल असेसमेंट हो गए जो कि इसके कंप्लीट ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट एज इन दे विल बी सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव का क्या मतलब है? सब्जेक्टिव का मतलब होता है सबके लिए अलग। फॉर एग्जाम्पल नो वन शू फिट्स ऑल, ठीक है ना। जैसे सिंड्रेला के केस में था कि जो वो शू मिला था राजा को वो सबको पहना करके देखता है बट वो शू सिर्फ सिंड्रेला के ही पैर में फिट होता है। रीजन बी बिकॉज इट विज द शू साइज वॉज सब्जेक्टिव इन नेचर, दैट्स व्हाई इट गॉट फिटेड इनटू ओनली सिंड्रेलाज फुट। सो इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर मीन्स इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। अब हम हर इंडिविजुअल को जो है सेम टाइप ऑफ असेसमेंट से असेस नहीं करेंगे, हम उसके लिए अलग अलग असेसमेंट टूल्स अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल को लैंग्वेज नहीं आती है तो हम उसके साथ नॉन वर्बल टेस्ट यूज करेंगे या परफॉर्मेंस टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। कोई लिटरेट है तो उसके लिए उस तरह का जो है टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द केस और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सर्कमस्टांस हम यूज करेंगे इनफॉर्मल टूल ऑफ असेसमेंट। ओके, ऑल्सो इट वेरीज फ्रॉम वन असेसर टू अनदर, जैसे कि केस स्टडी, ठीक है, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, ये जो टूल्स हैं असेसमेंट के, इसमें क्या है, इसमें असेसर टू असेसर जो है एवैल्यूएशन वेरी करता है। क्यों? क्योंकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, किसी एक्स पर्सन की कोई और अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो हम सबका एक सब्जेक्टिव एलिमेंट, एक सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर आ जाएगी, इसलिए वो केस टू केस वेरी तो करेगा बट असेसर टू असेसर भी वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मैं एक स्टैंड पॉइंट से कुछ पॉइंट्स उसमें जो है एनालाइज करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, कोई एक्स पर्सन जो है वो कोई और पॉइंट्स को हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो इसलिए वी कैन हैव अ सिमिलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बट नॉट एग्जैक्टली सेम, सो इट वेरीज फ्रॉम असेसर टू असेसर, दैट्स व्हाई इट इज ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। जब असेसर टू असेसर वेरिएशंस आएंगे तो डेफिनेटली सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस तो होनी ही है ना, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, राइट। So these were the types of assessment, formal and informal. Formal have certain characteristics, informal have their own characteristics. अब बात आती है कि असेसमेंट तो हमने कर ली, हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में जान लिया। जानने के बाद अब हम क्या करेंगे? हमें पर्पस भी तो पता होना चाहिए ना उसका कि इसका करना क्या है। अब कोई रिजल्ट निकल करके आया तो आफ्टर द रिजल्ट हमने करना क्या है, उस इंडिविजुअल को क्या सजेस्ट करना है, उसके साथ क्या करना है, ठीक है। तो असेसमेंट्स के कुछ जो हैं वो यूजेस हैं, वो क्या है? फर्स्टली इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट बिहेवियर्स, कि एक इंडिविजुअल किस वे में बिहेव करेगा अगर उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेवल है या उसका बिहेवियर इस डायमेंशन में जो है वो लाई करता है, ठीक है। So how the person is likely to behave in future? So if Harish is dominant, he is given a chance to lead a team. So he'll mostly be likely to be an authoritarian leader. तो अगर कोई इंडिविजुअल डोमिनेंट है तो अगर उसको टीम लीडर बना दिया जाए तो वहां पे भी उसका डोमिनेंस रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि भैया उसका वो ट्रेट है, ठीक है ना। तो
थ्रू असेसमेंट हमने पता लगाया कि हरीश का एक डोमिनेंट ट्रेट है, अब वो डोमिनेंट ट्रेट उसके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद बात आती है टू गाइड इंटरवेंशन, साइकोलॉजिकल इश्यूज या मेंटल इश्यूज या अबनॉर्मलिटी के कंटेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इंटरवेंशन डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट्स यूज्ड या कंडक्टेड। So, if the predicted consequence is unwanted and undesirable, we may intervene to affect a change in individual behavior। कि जहां हमने असेसमेंट के थ्रू पता लगा लिया कि कोई भी बिहेवियर जो है, जो फ्यूचर बिहेवियर होने वाला है, वो अनवांटेड है या अनडिजायरेबल है, मतलब कि वो जो है इंडिविजुअल के लिए खतरनाक है या जो है वो अनडिजायरेबल है, जिससे मतलब नेगेटिव रिजल्ट्स लीड हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इंटरवीन करेंगे, इंटरवेंशन डिज़ाइन करेंगे सो दैट हम उस बिहेवियर को, उस नेगेटिव बिहेवियर को एलिमिनेट कर पाए। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें पता चल गया है एक इंडिविजुअल जो है उसके मार्क्स स्कूल में कम किस लिए आ रहे हैं, वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि उसको प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट डेवलप हो चुकी है, ठीक है। सो अगर वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है तो वो क्या है, वो बिहेवियर अनडिजायर्ड है, अनडिजायरेबल है, ठीक है, अनवांटेड है, हमें नहीं चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करे। सो हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्लान, एक ऐसा गाइडेंस प्रोग्राम उसके लिए जो है वो जनरेट करेंगे सो दैट द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड वेयर ही इज लैकिंग, और उसके बाद वो अपने हिसाब से उस बिहेवियर को जो है वो मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट लास्टली फॉर्मल असेसमेंट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर डिसीजन। के असेसमेंट जो है वो हमें ये बता सकता है कि हमारा आगे का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर हम एक पर्टिकुलर डिसीजन को जो है वो लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट। कि अगर मेरा जो है एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ और मुझे पता चला कि मैं जो है वो आर्मी में या फिर और किसी ऐसी फील्ड जो है उसमें एडमिशन लेने के लिए या अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है, तो जो असेसमेंट है वो मुझे ये बता सकती है कि मेरा क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब हमेशा नेगेटिव टर्म्स में नहीं होता है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि एंड रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट इट हैज़ टू ऑलरेडी टोल्ड मी कि मैं एलिजिबल हूँ एक पर्टिकुलर फील्ड में एंटर करने के लिए या मैं नहीं हूँ, ठीक है। सो असेसमेंट ऑल्सो इन्फॉर्म्स अस अबाउट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ अवर डिसीजन, फॉर एग्जाम्पल चूजिंग अ करियर वेयर देयर इंटरेस्ट लाई और नॉट। कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ में ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो आपका असेसमेंट, अगर फिर भी आपको डाउट है, यू आर गेटिंग डाइसी अबाउट द थिंग, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद यू विल बी क्लियर, यू विल हैव अ क्लियर इमेज इन फ्रंट ऑफ यू कि आपको वो आगे परस्यू करना है या आपको नहीं करना है, ठीक है। ये बात हो गई असेसमेंट्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे डायरेक्टली इंटेलिजेंस की, ठीक है। इंटेलिजेंस हमने ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया था एट्रीब्यूट्स में, बट इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे और क्रिएटिविटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। पहले इंटेलिजेंस है, उसके बाद क्रिएटिविटी और फिर एप्टीट्यूड की बात होगी। ओके, सो इंटेलिजेंस जो है हमारे नॉर्मल कंटेक्स्ट में ऐसा समझा जाता है कि भैया जो बंदा बहुत होशियार है वो इंटेलिजेंट है, जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, जो अलग अलग फील्ड में बहुत बढ़िया कर रहा है वो इंटेलिजेंट है। बट इंटेलिजेंस जो ऐसा समझा जा रहा है वो बहुत लेमन कंटेक्स्ट में समझा जा रहा है, लेमन पर्सपेक्टिव के टर्म्स में समझा जा रहा है। इंटेलिजेंस का मतलब होशियारी नहीं होता, अकलमंदी नहीं होता, ठीक है। इंटेलिजेंस का मतलब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में जो है वो बहुत अलग होता है। सो हम यहाँ बात करेंगे डेफिनेशंस की। ये डेफिनेशंस जो हैं इंपॉर्टेंट उतनी नहीं हैं, पेपर में ऐसे आती नहीं हैं, बट यू कैन कीप देम इन कंसिडरेशन कि आपको पता हो कि इन केस अगर कोई क्वेश्चन लाए कर जाए तो आपको आंसर आता हो। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से बस आपको डेविड वेशलर्स की जो डेफिनेशन है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ अ होलसम डेफिनेशन। हम इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हैं कहीं पे भी। अगर आपको जैसे आंसर आया है डायरेक्टली डिफाइंड इंटेलिजेंस, तो आप स्टार्ट इसी डेफिनेशन से करेंगे, ठीक है। सो डेविड वेशलर्स की बात कर लेते हैं। डेविड वेशलर्स ने इंटेलिजेंस के बारे में कहा कि इंटेलिजेंस इज एन global capacity of an individual to think rationally, act purposefully and deal effectively with the environment, ठीक है। सो ये बात कर रहे हैं क्या है कि ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी। ग्लोबल या एग्रीगेट होता है टोटल, तो मतलब आपकी टोटल एबिलिटी
एबिलिटी किस चीज के लिए? एबिलिटी टू थिंक रैशनली। थिंक रैशनली मतलब कि आप जो है वो सही सोच पाओ, जो आप परसीव कर रहे हो, जो आप थिंक कर रहे हो वो एक प्रॉपर वे में हो, एक जो है उसका कोई मतलब हो। बिना सिर पैर की बातें अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है कि जब आप सही सोच रहे हो, सही तरीके से उस चीज़ को समझ रहे हो, दैट इज द एबिलिटी टू थिंक रैशनली। ठीक है, उसके बाद आता है एक्ट पर्पसफुली, कि आपका जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड होना चाहिए। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऐसा देखा होगा कि गली में भैया कोई जो है बच्चे स्कूटी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं और बड़ी तेज़ से हॉन्क करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो हॉन्किंग का कोई मतलब नहीं है, बस उनको अपना टशन दिखाना है। ठीक है, बट इस बिहेवियर को देख करके लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है, इनका दिमाग खराब हो गया है क्या। सो अगर इस तरह के बिहेवियर्स को हम देखें तो यूजुअली वो हमें लगते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज दीज एक्ट्स आर नॉट पर्पसफुल, इट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट एक्ट। आप हॉर्न का यूज तभी करोगे ना जब आगे ट्रैफिक है या आपको सिग्नल देना है किसी को सामने से हटने के लिए। सो योर एक्शन शुड बी पर्पसफुल, गोल डायरेक्टेड। ठीक है, गोल डायरेक्टेड, ओके, एंड यू शुड बी एबल टू डील इफेक्टिवली विद योर एनवायरमेंट। अपने एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट कर पाना, एडजस्टमेंट्स बैठा पाना, ये जो है वो प्योर सेंस में इंटेलिजेंस कहलाई जाती है। ठीक है, और ये होलसम डेफिनेशन क्यों है? क्योंकि इसमें हमारी ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें कवर हो गई। वो कैसे कि एक तो टोटल एबिलिटी की बात हो गई, वो किस रिस्पेक्ट में कि आपका थॉट लेवल ठीक होना चाहिए, आपका थॉट पैटर्न ठीक होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, बिहेवियर्स जो है वो गोल डायरेक्टेड होने चाहिए, और प्लस आप क्या करना, आपको क्या करना है, आप अपने एनवायरनमेंट से जो है वो इफेक्टिवली डील कर पा रहे हैं। बाकी जो लोग हैं इसमें वो मैंने बाद में इसलिए रखे क्योंकि इनकी डेफिनेशंस में उतना दम नहीं था, इनकी डेफिनेशन उतनी होलसम नहीं है एज कंपेयर टू वेशलर्स। सो बिने की डेफिनेशन एक बार ही देख लेते हैं, देन यू विल गेट टू नो कि व्हाई आई हैव पुट दिस ऑन फर्स्ट। सो एल्फ्रेड बिने ने कहा कि इट इज द एबिलिटी टू जज वेल, रीजन वेल एंड अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, कि अगर आप चीज़ों को जज कर पा रहे हो, अगर आप उनको समझ पा रहे हो, और अगर आप उसका रीजन कर पा रहे हो। ठीक है, अगर ये आप में ये तीन चीजें हैं, ठीक है, अगर ये तीन एबिलिटीज हैं तभी हम आपको इंटेलिजेंट बोलेंगे, एल्स यू विल नॉट बी कैटेगराइज्ड एज इंटेलिजेंट। ठीक है, और ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस का मतलब होशियारी या अक्लमंदी से नहीं है, अच्छे मार्क्स से नहीं है। ठीक है ना, वो आगे हम IQ के कंटेक्स्ट में जब समझेंगे तब आपको शायद पिक्चर और क्लियर हो जाए, बट अभी के लिए इस चीज़ को कंसिडरेशन में लेकर के चलना कि इंटेलिजेंस का मतलब जो है वो होशियारी या अक्लमंदी नहीं। ठीक है, सो एल्फ्रेड बिने ने बस ये तीन चीज़ें बोली कि अगर ये तीन चीज़ें हैं तो आप इंटेलिजेंट हो, एल्स यू आर नॉट। उसके बाद गार्डनर और स्टर्नबर्ग की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि इट नॉट ओनली टॉक्स अबाउट द अडेप्टेशन पार्ट, जो वेशलर्स कह रहे हैं कि अडेप्ट या डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। सो नॉट ओनली दे टॉक अबाउट नॉट ओनली द अडेप्टेशन पार्ट, बट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट वंस एबिलिटी टू शेप और मॉडिफाई द एनवायरनमेंट, के सिर्फ आपने अडेप्ट नहीं करना है, अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है अपने एनवायरनमेंट को जो है वो चेंज भी करना है अगर वो सूटेबल नहीं है। अगर आप में ये एबिलिटी है तो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड, गार्डनर एंड रॉबर्ट स्टर्नबर्ग आप इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, बट देखिए जैसे इन दोनों की डेफिनेशंस है, इसमें आपको थोड़ी सी कमी लग रही होगी बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन और टू एस्पेक्ट्स, बट वेशलर्स ने जो है वो कंप्लीट एक पिक्चर हमें दी है कि आपको इस आपके लाइफ के हर एरिया में या हर डायमेंशन में जो है आपका एक ना एक जो है वो परफेक्शन होनी चाहिए या वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू वेशलर्स आप अगर आप में एबिलिटी टू थिंक रैशनली, डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट एंड एक्ट पर्पसफुली वाली चीज़ है तो आप इंटेलिजेंट कैटेगराइज कर दिए जाएंगे। दिस इज इट साउंड्स लाइक जैसे वो फरहान अख्तर का जो डायलॉग है कि दिलों में अपनी बेताबियाँ लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। सो अकॉर्डिंग टू वेशलर्स
कि अगर आप में ये कैपेसिटी है टू थिंक रैशनली तो आप इंटेलिजेंट हो, एक्ट पर्पसफुली तो आप इंटेलिजेंट हो, और इफ़ यू आर एबल टू मेक एडजस्टमेंट्स विद योर एनवायरनमेंट एंड यू आर एबल टू डील विद इट इफेक्टिवली, देन यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं थ्योरीज या अप्रोचेज ऑफ इंटेलिजेंस की। इसमें जो है अप्रोचेस को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, एक है साइकोमेट्रिक, एक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक में 5 थ्योरीज आती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में 3 थ्योरीज आती हैं मेनली। ठीक है, साइकोमेट्रिक अप्रोच में कौन कौन सी हम पढ़ेंगे? बिने की यूनिफैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी, जेपी गिलफर्ड की मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट, थर्स्टन की 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एंड आर्थर जेनसन की हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हम पढ़ेंगे गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी एंड पास मॉडल बाय जेपी दास एंड निगलेरी। अब हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि इनको इन दो कैटेगरीज में जो है वो डिफाइन क्यों किया गया है। ठीक है, सो साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है वो स्ट्रक्चर की बात करती है कि इंटेलिजेंस जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से चीज़ों से मिलाकर के बनी है और उसका स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होता है, कौन कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो मिलाकर के हम इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं। साइकोमेट्रिक अप्रोच इस बारे में बात करती है, दैट्स व्हाई इट टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हम अलग अलग ब्लॉक्स को बना करके एक बिल्डिंग क्रिएट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या तैयार हुआ है। सिमिलरली साइकोमेट्रिक अप्रोच भी जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है। ठीक है, सो इट टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक कंपोनेंट्स और डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस इज एक्सप्रेस्ड एज सिंगल इंडेक्स और सम टोटल ऑफ एग्रीगेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। साइकोमेट्रिक अप्रोचेस जो हैं वो क्या बात करती हैं कि या तो इंटेलिजेंस सिर्फ सिंगल इंडेक्स के टर्म्स में डिफाइन होती है कि सिर्फ एक ही एबिलिटी है जो इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकती है। ठीक है, जैसे हम बिने या स्पीयरमैन की थ्योरी में पढ़ेंगे, या फिर इट इज द एग्रीगेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज कि सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को अगर हम मर्ज कर दें या कंबाइन कर दें तो जाकर के जो आपकी इंटेलिजेंस क्रिएट होगी, आपकी इंटेलिजेंस उस टर्म्स में डिफाइन होगी आपकी एबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, दूसरी जगह हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच नाम से ही पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन पे एक्ट कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट टॉक्स अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। ये एमसीक्यू आ सकता है कि साइकोमेट्रिक अप्रोच टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टॉक्स अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। सो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एन इंटेलिजेंट एक्टिविटी अकर्स और हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स। ओके, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी पे फोकस कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस पे फोकस कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि किन किन एबिलिटीज़ या किन किन चीज़ों को मिला करके इंटेलिजेंस बनी है। ये बस ये देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस का जो फंक्शन है, इंटेलिजेंस जो रियल लाइफ में है वो कैसे आपके काम आती है। ठीक है, सो इट फोकसेस ऑन द कॉग्निटिव फंक्शंस दैट कंप्राइज ऑफ योर इंटेलिजेंस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई 2 कैटेगरीज में डिफाइन की गई हैं अप्रोचेस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि सबका अपना अपना मानना था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी चेंजेस आए, अंडरस्टैंडिंग में जो है वो चेंजेस आए, तभी जो है 2 कैटेगरीज में ये इंटेलिजेंस की थ्योरीज डिवाइड हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में थ्योरीज की प्रॉपर डिस्कशन के साथ।